स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल आओ संस्कृत सीखें में। मैं सीमा वारिया आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं लिंग। ये जो चैप्टर है, ये जो पाठ है हमारा, ये संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगर आपको लिंग की सही जानकारी है, लिंग के अनुसार शब्दों का आपको सही ज्ञान है, तो आप संस्कृत में वाक्य निर्माण करना बहुत जल्दी सीख जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी में तो आपने लिंग पढ़े होंगे। हिंदी में आपने जैसे कि पढ़ा है, हिंदी में सिर्फ 2 ही लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हिंदी में होते हैं, लेकिन संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, जैसे कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। यहाँ पर हमने इनके नाम भी लिखे हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है, अब देखते हैं हम। पहला हम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। पुल्लिंग। पुल्लिंग कौन से शब्द होते हैं? ऐसे शब्द जो हमें पुरुष जाति का बोध कराते हैं, पुल्लिंग कहलाते हैं। ऐसे शब्द, ठीक है, वे शब्द जो हमें पुरुष जाति का बोध कराते हैं, जिन शब्दों को पढ़कर हमको ये ज्ञान होता है कि ये पुरुष है या पुरुष जाति के अंतर्गत आता है, वे शब्द कहलाते हैं पुल्लिंग। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ उदाहरण भी आपको दिए हैं, जैसे बालकः, सिंह, मृगः, मूषकः, नरः, शशकः। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इन शब्दों की एक विशेषता है। क्या विशेषता है? कि इन शब्दों के पीछे विसर्ग लगे हुए हैं। ठीक है, जैसे बालक, तो बालक में हमने विसर्ग जोड़ा तो शब्द बन गया बालकः। सिंह में विसर्ग जोड़ दिया तो सिंह। मृग में जोड़ा तो मृगः। मूषक में जोड़ा तो मूषकः। इसी प्रकार नरः। ठीक है, तो ये तो इसकी विशेषता हो गई, एक विशेषता। इसकी दूसरी विशेषता क्या है? यहाँ पर हम देखते हैं। हमारी दूसरी, इन शब्दों की दूसरी विशेषता ये है कि जब हम इनका उच्चारण करते हैं, इन शब्दों का उच्चारण करते हैं, तो ये शब्द किस वर्ण पर खत्म होते हैं? अंत किस पर होता है इनका? जैसे हमने उच्चारण किया बालक, बालक, तो बालक, आ का अंत में उच्चारण हो रहा है। ठीक है, तो इन शब्दों को हम कहते हैं अकारांत, यानी कि इनका अंत किस पर है? आ पर है। ठीक है, इसलिए ये शब्द कहलाते हैं अकारांत। ये जो शब्द मैंने यहाँ लिखे हैं, बालकः, सिंह, मृगः, मूषकः, नरः, शशकः। ठीक है, तो ये जो शब्द मैंने लिखे, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो अंत में ये आ वर्ण पर समाप्त होते हैं, इसीलिए हम इनको कहते हैं अकारांत। क्या कहते हैं इनको हम? अकारांत। तो ये शब्द बन गए अकारांत शब्द। ठीक है, अब अकारांत जो शब्द होते हैं, अकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में विसर्ग लगा होता है, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, है ना। पहली विशेषता हमने यही देखी थी कि जो पुल्लिंग शब्द है उसके अंत में विसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, और वो आ पर खत्म हो रहा है, इसलिए वो कहलाते हैं अकारांत पुल्लिंग शब्द। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ और भी उदाहरण आपको दिए हैं, जैसे मेघः। मेघ का अर्थ होता है बादल। सिंह, सिंह का अर्थ होता है शेर। घटः, घटः का अर्थ होता है मटका। विद्यालयः, विद्यालय का अर्थ होता है स्कूल। शृगालः, शृगाल का अर्थ सियार। रामः, राम, ठीक है, राम तो नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर किसी का नाम भी हो सकता है, किसी पुरुष का नाम भी हो सकता है। ठीक है, और किसी वस्तु का नाम भी हो सकता है, जैसे कि घटः, है ना, किसी स्थान का भी नाम दे दिया विद्यालय। लेकिन विद्यालय, आप लोग ये कहेंगे कि पुल्लिंग शब्द में नॉन लिविंग थिंग्स कैसे आ गई, लेकिन संस्कृत में शब्दों का वर्गीकरण ही इस प्रकार से है दोस्तों, कि कुछ शब्द पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, कुछ शब्द स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, उनकी रचना के आधार पर। जैसे विद्यालय, कहने को तो ये स्कूल है, एक जगह का नाम हो गया स्कूल, है ना। ठीक है, ये कोई लिविंग थिंग नहीं है, नॉन लिविंग थिंग है स्कूल। लेकिन जब हम इसको लिखते हैं तो विद्यालय, यह आ पर खत्म होता है और विसर्ग भी इसमें लगा होता है, इसलिए ये पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार घटः, घटः शब्द जो है वो भी किस पर खत्म हो रहा है? आ पर खत्म हो रहा है ना। तो अकारांत शब्द हो गया और विसर्ग लग जाने से ये पुल्लिंग शब्द बन गया, तो बन गया घटः। ठीक है, पुल्लिंग शब्द का अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ जो
लड़का है या कोई पुरुष है उसी को हम पुल्लिंग कहेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है संस्कृत में। संस्कृत में कोई वस्तु भी पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आ सकती है, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ लिखा है घटः, विद्यालय, और भी कई सारी चीज़ें होती है, इसे हम देखेंगे, ठीक है दोस्तों। मैंने यहाँ कुछ चित्र बना के इसके उदाहरण आपको दिए हैं। ये जो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग जो हम आज समझ रहे हैं, ये छोटे बच्चों जो क्लास 5 के बच्चे होते हैं, 5 या 4th में जो बच्चे पढ़ते हैं, स्टार्टिंग से संस्कृत जहाँ से उनके स्कूल में शुरू होती है, उन बच्चों के लिए ये वाला मेरा वीडियो उनके लिए बहुत ही सहायक है। उनको संस्कृत सीखने में ये वीडियो मेरा बहुत ही सहायक होगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं स्त्रीलिंग शब्द। तो स्त्रीलिंग शब्द ऐसे शब्द जो हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं। कैसे शब्द? ऐसे शब्द जो कि हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं, और ऐसे शब्द जो हमें पुरुष जाति का प्रयोग कराते हैं, पुल्लिंग कहलाते हैं। अब जो हमें स्त्री जाति का बोध कराएंगे वे शब्द क्या कहलाएंगे? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं, जैसे बाला, लता, रमा, कक्षा, माला आदि, ठीक है। अब इन शब्दों की क्या विशेषता है? इन शब्दों की भी कुछ विशेषता है जो मैंने नीचे लिखी है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। क्योंकि ये जो शब्द हैं, लता, रमा, कक्षा, माला, बाला, इस तरह के जो शब्द इनमें देखिए ये किस पर जाकर खत्म हो रहे हैं? आ पर। बड़ी आ की मात्रा इसमें लगी, यानी कि इनका जो आखिरी शब्द है वो किस पर खत्म हो रहा है? बड़े आ पर, यानी कि आ। माला, कक्षा, रमा, लता, बाला, ठीक है। तो इनका अंत आ पर हो रहा है, इसीलिए ये कहलाते आकारांत शब्द, ठीक है। आगे हम देखते हैं, इसके कुछ और उदाहरण मैंने आपको दिए। तो इनका जो अंत है वो बड़े आ पर खत्म हो रहा है, इसीलिए वो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं, और वो स्त्रीलिंग में बदल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि बड़े आ पर खत्म हो रहा है, ठीक है। और जो पुल्लिंग शब्द होते हैं वो किस पर खत्म होते हैं? अ पर। और जो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं वो आ पर खत्म होते हैं। तो ऐसे स्त्रीलिंग शब्द जिनके अंत में आ वर्ण आता है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। यहाँ मैंने परिभाषा भी लिखी है, ठीक है। अब जैसे इसके उदाहरण हम देख लेते हैं। और नौका, इसका अर्थ होता है नाव। नासिका यानी कि नाक। वाटिका यानी कि बगीचा। रमा, रमा किसी का नाम भी हो सकता है, ठीक है। तो नौका देखने को तो वो नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन नौका, नौका का अर्थ नाव, क्योंकि यहाँ पर आ आया है, ठीक है, इसलिए ये आकारांत स्त्रीलिंग में ये शब्द हम इसको लिखेंगे, वाटिका, नासिका, ठीक है। ये इस प्रकार के रमा, माला, गीता, ये सारे आकारांत स्त्रीलिंग वाले शब्द हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम। ये हमने पढ़ लिया स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब हम पढ़ने जा रहे हैं नपुंसकलिंग। तीसरा प्रकार क्या है लिंग का? नपुंसकलिंग। तो नपुंसकलिंग में हम देखते हैं ऐसे शब्द जिनसे हमें ना तो पुरुष जाति का बोध हो ना ही स्त्री जाति का, ठीक है। ऐसे शब्द जो ना तो पुरुष जाति के अंतर्गत आते हैं ना ही स्त्री जाति के अंतर्गत आते हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कमलम, कलमम, जलम, गृहम, फलम, चक्रम, पुस्तकम, वनम आदि। अब देखिए इन शब्दों की भी एक विशेषता है। क्या विशेषता है? कि ये सारे शब्द म हलंत पर खत्म हो रहे हैं। कहाँ पर खत्म हो रहा है? म हलंत। इन शब्दों के अंत में म हलंत आया है, आप देख रहे हैं ना, ठीक है। चक्रम, पुस्तकम, वनम, जलम, तो ये जो शब्द हैं ये सब म हलंत पर आकर के खत्म होते हैं, यानी कि ये सभी शब्द क्या हैं? नपुंसकलिंग, ठीक है। ये प्रथमा विभक्ति एक वचन के शब्द हैं, क्योंकि आपको आगे शब्द रूप भी सीखना है, तो शब्द रूप में आपको बाद में सिखाऊंगी, पहले हम इन शब्दों की पहचान करना सीख जाते हैं, ठीक है। तो म हलंत पर खत्म हो रहा है, यानी कि ये एक, ठीक है। अभी हमने वचन भी नहीं पढ़ा है, मैं आपको अपने अगले वीडियो में वचन के बारे में बताऊंगी, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के हम वचन सीखेंगे, ठीक है, फिर हम शब्द रूप सीखेंगे, तो आपको समझ में आएगा। तो ये प्रथमा विभक्ति एक वचन के शब्द होते हैं जो कि नपुंसकलिंग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। यहाँ कुछ चित्रों के माध्यम से मैंने समझाया है, ठीक है। इस उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है लिंग से संबंधित, संस्कृत में अगर कोई शब्द समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, नहीं समझ में आ रहा, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।